अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से खत लिखे जाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अज खुद नोटिस लेते हुए बुध को समाअत करने का फैसला किया है, जबकि उसके कुछ ही देर बाद जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी ने तहकीकात के लिए वफाकी हुकूमत की जानिब से कायम किए गए इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से माजरत कर ली है। आपको बताते चलें कि 26 मार्च को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने मुबैना तौर पर अदालती उमूर में मुदाखलत करने का इल्जाम आयद करते हुए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एक खत लिखकर जुडिशल कन्वेंशन बनाने का मुतालबा किया था। खत लिखने वालों में जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस सुमन रिफत शामिल हैं। जजेस ने खत में साबिक चीफ जस्टिस साबिक जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के शौकत अजीज सदीकी के मामले का भी हवाला दिया। खत के मतन के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से जस्टिस शौकत अजीज सदीकी को उस वक्त बरतरफ कर दिया गया था जब उनकी जानिब से यह इल्जाम आयद किया गया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बेंचेस की तश्कील और एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में मुकदमात के ट्रायल में मुबैना तौर पर मुदाखलत की जाती है। 27 मार्च को खत के मामले पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट इजलास हुआ, जिसमें खत पर गौर और उसके आईनी और कानूनी हैसियत का जायजा लिया गया। फिर सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास बगैर किसी नतीजे पर पहुंचे अगले रोज तक मुलतवी हो गया। मुल्क की 5 हाई कोर्ट बार और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने खत के मामले पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से तहकीकात का मुतालबा किया, जबकि इस मामले पर इंक्वायरी कमीशन तश्कील देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त भी दायर की गई थी, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि खत तयशुदा मंसूबा लगता है और बादियों नज़र में ऐसा लगता है कि एक मखसूस पॉलिटिकल पार्टी के इशारे पर खत लिखा गया। खत मंजर आम पर आते ही चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक बाकायदा मुहिम भी शुरू हुई। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट इजलास के अगले ही रोज वजीर आजम शहबाज शरीफ ने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा से मुलाकात की, जिसके बाद विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने इस मामले की तहकीकात के लिए एक रुकनी कमीशन बनाने का ऐलान किया। फिर 30 मार्च को होने वाले इजलास में विफाकी काबीना ने हाई कोर्ट जजेस के इल्जामात पर जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी की सरबराही में इंक्वायरी कमीशन की मंजूरी दी। काबीना ने इंक्वायरी कमीशन के TORs की भी मंजूरी दी, जिसके मुताबिक इंक्वायरी कमीशन खत में आयद करदा इल्जामात की इंक्वायरी करेगा और तयन करेगा कि ये इल्जामात दुरुस्त हैं या नहीं। इंक्वायरी कमीशन तयन करेगा कि कोई एहलकार बहरास मुदाखलत में मुलव्विस था। कमीशन अपनी तहकीकात में सामने आने वाले हकाइक की बुनियाद पर किसी एजेंसी, महकमे या हुकूमती इदारे के खिलाफ कार्रवाई भी तजवीज़ करेगा। कमीशन को यह इख्तियार भी हासिल था कि वो इंक्वायरी के दौरान जरूरी समझे तो किसी और मामले की भी जांच कर सकेगा। इंक्वायरी हुकूमत की जानिब से कमीशन की सरबराही कबूल करते हुए जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी का कहना था कि हसास नोयत का इशू है, इल्जामात की तहकीकात साफ शफाफ और जो है वो मेरिट पर होगी। उसके बाद 31 मार्च को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के मामले पर 300 से ज्यादा वकला, जिसमें तसद्दुक हुसैन जिलानी के साहबजादे भी शामिल थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स की जानिब से अदालती उमूर में मुबैना मुदाखलत करने के इल्जामात का नोटिस लेने का मुतालबा किया। और आज इस मामले पर अहम पेशरफ्त उस वक्त देखने में आई जब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत का खुद नोटिस लेते हुए 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा 7 रुकनी बेंच के सरबराह होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस जमाल मंदूखेल, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान इस बेंच का हिस्सा होंगे। 7 रुकनी लार्जर बेंच बुध 3 अप्रैल को सुबह 11:30 बजे इस अहम मामले की समाअत करेगा। चीफ जस्टिस की जानिब से खुद नोटिस लेते हुए बेंच तश्कील दिए जाने के बाद जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी ने कमीशन की सरबराही से माजरत कर ली है। उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को लिखे गए खत में मौक़िफ़ अपनाया कि उन्होंने 6 जजेस के लिखे गए खत और काबीना की जानिब से मंजूर करदा टर्म्स ऑफ रेफरेंस के साथ साथ मुत्तलिका आर्टिकल 209 को देखा है। जजेस ने खत में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और उसके चेयरमैन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मुखातिब किया है। लिहाजा तसद्दुक हुसैन जिलानी के मुताबिक ये अदालती वकार के खिलाफ वर्जी होगी कि ऐसे मामले की इंक्वायरी वो करें जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल या सुप्रीम कोर्ट के दायरे इख्तियार में आती है। उन्होंने खत में लिखा कि ये मामला आर्टिकल 209 के तहत नहीं आता। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी की माजरत सामने आने के से कुछ घंटे पहले लाहौर हाई कोर्ट बार के इजलास में वकला ने जारहाना तकारीर की। सीनियर कानूनदान और तहरीक के रहनुमा हामिद खान ने जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी को
कमीशन की सरबराही छोड़ने का मशवरा भी दिया था। इससे पहले वजीर कानून सेनेटर आजम नजीर तारड़ ने इंक्वायरी कमीशन की तश्कील और साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी को सरबराह मुकर्रर करने पर मुल्क भर की मुंतखब वकला तंजीमों की तरफ से एतमाद के इजहार को खुशाइंद करार दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही एक और अहम फैसला सामने आया जिसमें बानी पीटीआई को एक बड़ा रिलीफ मिला। अदालत ने तोशाखाना केस में बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बेगम की सजा मुअत्तल करते हुए उन्हें उनकी रिहाई का हुक्म दिया है। एक और मुकदमे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने झेलम में जमीन से मुतालिक नैब केस में फवाद चौधरी की जमानत भी मंजूर कर लिया। दूसरी जानिब कई महीनों से मंजर आम से गायब पीटीआई के रहनुमा हमाद अजहर पिशावर हाई कोर्ट पहुंचे, जहां पिशावर हाई कोर्ट ने हमाद अजहर को 51 मुकदमात में राहदारी जमानत दे दी है। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी ने इंक्वायरी कमीशन से पहले उसको एक्सेप्ट क्यों किया, खुशाइन करार क्यों दिया और फिर माजरत क्यों की? क्या जजेस के खत की इंक्वायरी के लिए हुकूमत कोई और कमीशन बना सकती है? जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी के तहफ़्फ़ुज़ात क्या थे? इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद की वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ साहब, जबकि आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट बार के सदर और उसके अलावा मारूफ लॉयर साबिक सदर भी है आबिद जुबैरी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, तो मौजूदा सदर और साबिक सदर से भी बात होगी। अता तारड़ साहब बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहबान के खत पर एक रुकनी कमीशन बन चुका है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने उसका खुद नोटिस भी ले लिया है। तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब ने लेकिन माजरत कर ली है कमीशन की सरबराही से। ना सिर्फ माजरत की है बल्कि उन्होंने खत में यह लिखा है कि अगर वो इंक्वायरी करें तो यह अदालती वकार की खिलाफ वर्जी होगी, क्योंकि जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और चीफ जस्टिस को मुखातिब किया। इसका मतलब यह हुआ कि हुकूमत की जो हिकमत अमली थी इस मामले पर वो जो है बिल्कुल उसने काम नहीं किया। इस मामले में कहीं ना कहीं शायद दबाव का अंसर भी शामिल हो चुका है। 300 वकला ने खत भी लिखा जिनमें जिलानी साहब के साहबजादे भी शामिल थे। अब आप ये कहें कि हुकूमत की जो स्ट्रैटेजी थी वो फ्लॉट थी। देखिए, मैं समझता हूँ कि जिलानी साहब ने जब इसके लिए हामी भरी और काबीना के इजलास के बाद बाकायदा एक एलामिया जारी किया गया, तो वो उनकी रजामंदी शामिल थी कि वो इस कमीशन की सरबराही करेंगे और इस काम के लिए वो राजी थे। और उनकी रजामंदी के बाद पंजाब बार काउंसिल, खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल, इस्लामाबाद बार काउंसिल, पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और कमो बेश 6 से 7 हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने इसको एक मुस्बत कदम करार दिया, इसको वेलकम किया। और ये हाईएस्ट लॉयर बॉडीज हैं और एसोसिएशंस हैं जिन्होंने तसद्दुक जिलानी साहब के तकर्रर को और नामजदगी को इस कमीशन के हवाले से ठीक उसको वेलकम किया। तो मैं ये समझता हूँ कि हो सकता है कि जो एक गालम गलोच ब्रिगेड पीटीआई की सोशल मीडिया पे ऐसी कार्रवाई में मुलव्वस होती है, उसका कुछ अंसर बीच में शामिल हो और एक प्रेशर उन्होंने बिल्ड किया, जो कि मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। हैविंग सेड दैट, जिलानी साहब ने अपने खत में ये बात बिल्कुल वाज़ेह कर दी और किसी अभाम के बगैर, किसी शक व शुबे के बगैर उन्होंने ये बात बता दी कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिखा गया था, तो बेहतर है कि ये अदलिया का मामला अदलिया के अंदर ही रहे और चीफ जस्टिस इस मामले को एड्रेस करें। मैटर बीइंग सब जुडिस, मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस ने बेंच भी जो है वो मुकर्रर कर दिया है और समाअत के लिए केस मुकर्रर कर दिया गया, तो ये एक मुस्बत कदम है। और अगर सुप्रीम कोर्ट 184(3) का इसका नोटिस उन्होंने लिया है, आगे वो इसकी तहकीकात खुद करना चाहते हैं, कोई जीआईटी बनाना चाहते हैं, ये उनकी अपनी स्वाबदीद है। देखिए, हमें तो गर्ज इस चीज से कि ये मसला हल होना चाहिए और एक खत लिखा गया था, उस खत के जवाब में मामलात को किसी तरफ लगना चाहिए। तो हम समझते हैं कि ये भी एक मुस्बत कदम है और इंशाल्लाह इस मसले का हल निकलेगा। वैसे तार साहब, आप कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग से प्रेशर बना, लेकिन इसके नतीजे में जो हुकूमती मौकिफ था इस सब कुछ को उसकी शिकस्त क्यों ना समझा जाए, जब एक ऐसे वक्त में जब खबर ये आई कि 6 जज साहबान जिन्होंने खत लिखा वो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करने का सोच रहे हैं, उन्होंने कमीशन को तस्लीम करने से इनकार कर दिया था। आपकी बात ठीक है, मामला इस वक्त कोर्ट में है, सब जुडिस है, लेकिन इस तमाम मामले को हुकूमत की नाकामी क्यों ना समझा जाए? इसलिए कि गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी सुप्रीम कोर्ट से मुशावरत पर मबनी थी और चीफ जस्टिस ने जब मदऊ किया वजीर आजम पाकिस्तान को और वो अगले रोज मिलने गए और मुशावरत में कमीशन के हवाले से मामला तय हुए और डिस्कशन हुई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का एक एलामिया जारी किया गया जिसमें इस मीटिंग का हवाला दिया गया और कमीशन के हवाले से हुकूमत को ये कहा गया कि एक कमीशन बना दे
नामों पे भी डिस्कशन हुई, तो मैं ये समझता हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने एलामिया जारी किया, सुप्रीम कोर्ट ने मीटिंग बुलाई, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस ने इस पे मुशावरत की, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का आज खुद नोटिस ले लेना ये कोई नाकामी या कामयाबी नहीं है। मामला ये है कि क्योंकि उन्होंने एक कमीशन बनाने का कहा था और वो फिर जज साहब जिन पे कमीशन बनाया गया उन्होंने मुनासिब नहीं समझा कि कमीशन बने, तो मामला तो पहले भी सुप्रीम कोर्ट के पास था, अब भी सुप्रीम कोर्ट के पास है। खत जब लिखा ही सुप्रीम कोर्ट को गया था, हम तो सुप्रीम कोर्ट के साथ जो हमारी मुशावरत थी उसके नतीजे में फैसले कर रहे थे और चीफ जस्टिस साहब ने बेहतर जाना कि वो एक बेंच तश्कील दे के इसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दें। पहले उन्होंने मुशावरत के नतीजे में कमीशन को फाइनल किया था और कमीशन का ऐलान हुआ, काबीना ने उसकी मंजूरी दी। तो मैं समझता हूं कि पहले भी वो मुशावरत थी चीफ जस्टिस के साथ, अब भी चीफ जस्टिस साहब ने फैसला किया है, तो मामले का हल निकलना चाहिए। इसको मैं शिकस्त या फतह की नजर से नहीं देखता। ठीक, सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटी तो है नहीं। अब जितने संगीन नोयत के इल्जामात लगाए गए हैं वो तहकीकात होने तक तो महज इल्जामात ही हैं। जब तक कोई कमीशन ना बन जाए, तहकीकात ना हो, इल्जामात साबित ना हो, तो मुतवक्के तौर पर तो शायद एक कमीशन ही बनेगा, कोई JIT ही बनेगी, सुप्रीम कोर्ट इसका तयन करेगी। देखिए, मैं ये समझता हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि वो कमीशन भी बना सकते हैं, वो JIT भी बना सकते हैं, वो खुद भी तहकीकात कर सकते हैं, ये तमाम ऑप्शन उनके पास मौजूद है। तो 184(3) के तहत भी माजी में भी JITs भी बनी हैं, JITs के अलावा खुद भी तहकीकात की हैं। आपको याद होगा कि माजी में जो कमीशन बने हैं, जस्टिस शरीफ का जो कंस्पिरेसी केस था उसका कमीशन बना था, फिर कराची में जो अगस्त में वकला शहीद हुए थे उसका कमीशन बना था। तो ये तमाम चीजें 184(3) के तहत होती रही हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट की सवाबदीद होगी कि वो इस पे कमीशन बनाते हैं, JIT बनाते हैं, खुद तहकीकात करते हैं। ये तमाम तर चीजें अब उनका प्रेरोगेटिव है और बॉल इज इन देयर कोर्ट। अभी उन्होंने फैसला करना है कि क्या। अच्छा, दूसरा, आज तोशा खाना केस में इमरान खान की सजा जो है वो मुअत्तल हो चुकी है और नैब ने सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर जो खबरें सामने आई कोई एतराज भी नहीं उठाया। साथ में फिर हमने देखा हमाद अजहर साहब की भी जमानतें हो चुकी हैं पेशावर हाई कोर्ट से, फवाद साहब की भी हो गई हैं। अब मामला ये है, PTI ये एतराज उठा रही है कि तमाम जितने भी मुकदमात हैं ट्रायल में इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए, खुसूसन तोशा खाना केस में। और अब चूंकि ये सारे फैसले मेरिट पर हो रहे हैं तो जमानतें भी हो रही हैं और इलेक्शन से पहले ये जो फैसले हुए वो PTI को नॉकआउट करने की कोशिशें थीं जो अब खत्म हो रही हैं। देखिए, मैं ये समझता हूं नैब के प्रोसिक्यूटर ने आज ये नहीं कहा कि हमें सजा मुअत्तली पे कोई इतराज नहीं है। नैब के प्रोसिक्यूटर ने ये कहा कि मेन अपील सुनने की बजाय क्या ही बेहतर हो कि आप सजा मुअत्तली वाला केस सुन लें, क्योंकि दोनों केस फिक्स थे बिफोर द इस्लामाबाद हाई कोर्ट। एक सजा मुअत्तली का और एक प्रॉपर जो अपील होती है जिसके नतीजे में या सजा बरकरार रहती है या मुअत्तल हो जाती है और बाइज्जत बरी हो जाता है बंदा, या बरी होते हैं या सजा बरकरार रहती है। तो नैब के प्रोसिक्यूटर ने ये कहा कि बेहतर है कि आप मेन अपील सुनने से पहले आप सजा मुअत्तली का केस सुन लें। ये कतन नहीं कहा गया कि जी आप इस पे अगर सजा मुअत्तल करते तो हमें कोई इतराज नहीं है। अब जब उन्होंने कहा कि सजा मुअत्तली पे सुन लें तो फिर सुन के फैसला किया गया। अगर थोड़ा टाइम दे देते और मजीद आर्गुमेंट सुन लेते तो बेहतर होता, मगर ये भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सवाबदीद थी कि उन्होंने नैब के प्रोसिक्यूटर की स्टेटमेंट को कि आप सजा मुअत्तली को सुने, मेन अपील को भी मत सुने, उससे तासुर ये लिया कि सजा मुअत्तली पे कोई इतराज नहीं है। हालांकि नैब के प्रोसिक्यूटर ने ये कतन नहीं कहा था अमजद परवेज साहब ने कि हमें एतराज नहीं है। उन्होंने कहा था नैब का ये मौकफ है कि आप सजा मुअत्तली का केस सुने, अपील अभी मत सुने। ठीक है, सब वक्त चाहता है ब्रेक का नाज़रीन, उसके बाद वज़ीर इत्तलात से गुफ्तगू जारी रहे। वेलकम बैक नाज़रीन। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक वाक़या बल्कि माशरे की बेहिसी का जिक्र करते चलें। खानेमाल में एक अफसोस जो वाक़या पेश आया था जहाँ पर मदरसे के कमसिन तालिब इल्म के साथ मुबैना तौर पर अबू बकर मुआविया ने ज़्यादती की। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार किया, जिस पर जो इतलात सामने आई हैं कि मुबैना तौर पर बच्चे के वालिद पर दबाव डालकर उसे केस वापस लेने पर मजबूर किया गया। और इस वाक़े से मुतालिक
मौलाना इब्तिसाम इलाई ज़हीर ने ट्वीट करते हुए ये बताया था कि ना तो डीएनए टेस्ट में मुलज़िम के ख़िलाफ़ कुछ ऐसे शवाहिद मिले, ना ही वाक़याती शहादतें उसके ख़िलाफ़ थी। उनके मुताबिक उन मौलाना के जो है वो पाँव दबाने पर बच्चे का वालिद गुस्से में आया और बात तलखलामी से होती हुई जेल तक जा पहुंची। अब ये पहला वाक़या इस तरह से नहीं है, लेकिन इस पर सोशल मीडिया पर काफ़ी रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है और हुकूमत से, खुसूसन हुकूमत पंजाब से, वफाकी हुकूमत से ये मुतालबा किया जा रहा है कि ये मुकदमा जो है इसकी तहकीकात की जाए और रियासत की मदियत में ये मुकदमा जो है वो दर्ज किया जाए। तो इस पर अता साहब ये बताइएगा कि ये जो मामला अभी तक सामने आया है, अफसोसनाक वाक़या हुआ बच्चे के साथ मुबैना ज़्यादती का, अब FIR वापस ले ली गई और कहा यह जा रहा है कि वो दबाव के तहत वापस ली गई है, लेकिन सोशल मीडिया पर आपसे लोग अपील कर रहे हैं कि रियासत की मदियत में इस मुकदमे को आगे लेकर जाया जाए, क्योंकि अगर वाकई बच्चे के साथ ज्यादती हुई है और उसके वालिदैन पर दबाव डाला गया, फिर FIR वापस ली गई, तो ऐसे लोगों की पाकिस्तान में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। इसकी भरपूर तहकीकात होनी चाहिए और रियासत को आगे आना चाहिए। मैं तो समझता हूं कि स्टेट की मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज होना चाहिए और ये बच्चे के बुरसा को कतई हक हासिल नहीं होना चाहिए कि वो केस पे ड्रॉ करें या पर्चा वापस लें। ये एग्जाम्पल बनाना पड़ेगा आदिल साहब। इतने केसेस रेप के, सॉडमी के, चाइल्ड अब्यूज के, ट्रांसजेंडर्स के खिलाफ वायलेंस के जो रिपोर्ट नहीं होते और ये पर्दा डाला जाता है और जो मुद्दई है उनको मना लिया जाता है। ये मामला नहीं चलना चाहिए। हम पंजाब गवर्नमेंट से भी बात करेंगे और खुद भी इस पे हिदायत जारी करेंगे कि ये बिल्कुल स्टेट की मुद्दत में पर्चा दर्ज हो और जिसने ये घिनौना जुर्म किया है उसको करार वाकई सजा मिले। इस पे बिल्कुल हम कमिटेड है, इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हेडेड स्टांस ताहिर साहब आपका आया। आज आप वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ दासू गए, वो भी एक अफसोसनाक वाकया था, 5 चीनी इंजीनियर जान से गए। अब एक तो बताइएगा कि इंक्वायरी इसकी हो रही है, किस स्टेज तक वो पहुंची? चाइनीज के काफी सख्त तहफ़्फ़ुज़ात थे, क्या वो दूर हो पाए, नहीं हो पाए? एक तो चीनी सफीर हमारे आज हमरा थे, उनकी मेहरबानी है। और ना सिर्फ चीनी सफीर ने, चाइनीज कंपनी जो दासू डैम पे काम कर रही है, चाइनीज इंजीनियर्स जो वहां पे रिहाइश पजीर हैं, उन सब ने बड़े वो अफसरदा थे, रंजीदा थे। मगर प्राइम मिनिस्टर के इस जेस्चर को कि प्राइम मिनिस्टर खुद दासू गए हैं और जाके उनके गम में शरीक हुए हैं, ये पहली बार किसी वजीर आजम का दौरा है ऐसी किसी साइट पे जहां पे वो सिर्फ इस घर से गए हों कि उन्होंने इज़हार यकजहती करनी हो और इज़हार ताज़ियत करना हो। तो वो शुक्रगुजार थे और उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर आपने के हमारा हौसला बढ़ाया है, हमारे हौसले बुलंद हो गए हैं और पाक चीन दोस्ती आपके नजदीक क्या मानी रखती है इसका हमें बखूबी अंदाजा था। मगर हमने इसका अमली मुजाहरा देखा कि आप पाक चीन दोस्ती के सफीर हैं, आप पाक चीन दोस्ती को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और वहां पे बड़े जज्बात थे लोगों के और उन्होंने वजीर आजम को कहा कि जी ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तहकीकात भी करा रहे हैं और आप दर्द भी रखते हैं कि आप खुद आए हैं। तो तहकीकात में खासी पेशरफ्त है और कुछ चीजें हैं जो जल्द पब्लिक की जाएंगी। इस पे बड़ा तेजी से काम हो रहा है और जो भी लोग इसके जिम्मेदार थे शाम वाले वाकये के, जो भी फैसिलिटेटर सहूलतकार थे, इंशाल्लाह उनको करार वाकई सजा मिलेगी और उन तक पहुंचा जाएगा और हर हाल में इसकी रिपोर्ट को पब्लिक भी किया जाएगा कि कौन लोग थे जो इस वाकये के। अच्छा, मुनासिब समझे तो बता सकते हैं कि वाकये के ताने बाने अब तक जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, क्या वो शिद्दत पसंद तंजीमों से मिलती है, गैर मुल्की कोई अनासर शामिल हैं, अफगानिस्तान से कोई इसमें शामिल है? देखिए, अभी कबल वक्त इसलिए होगा कि एक ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है, तो इस पे हम कमेंट ना ही करें तो बेहतर है। तफसीलात जल्द सामने आ जाएंगी। मगर पाक चीन दोस्ती को जो नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, पाकिस्तान के दुश्मन है जो ये करना चाहते हैं और उसमें कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि पाकिस्तान और चीन हम एक हैं, हमें आयरन ब्रदर्स कहा जाता है। तो चीनियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, पाक चीन दोस्ती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारी हुकूमत फुली कमिटेड है। हम हर हरबा इस्तेमाल करेंगे, आखिरी हद तक जाएंगे, चाइनीज बाशिंदों को सिक्योरिटी भी फराहम करेंगे, उनको तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करेंगे और चीन दोस्ती पे इंशाल्लाह ताला आंच नहीं आने देंगे। ठीक है। अच्छा, कल सेनेट के इंतखाबात हो रहे हैं, चेयरमैन सेनेट के ओहदे पर तो पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार ही आएगा और ये क्या पीपल्स पार्टी की सवाबदीद होगी कि वो जिस किसी को भी चेयरमैन बनाए, शायद गिलानी साहब को वो बना रहे हैं, लेकिन
अब अनवारुल हक काकड़ साहब का भी नाम चल रहा है, शायद वो भी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार बन सकते हैं। आपकी तरफ से तो इस पर कोई एतराज नहीं होगा? देखिए, गिलानी साहब ने, जो अभी तक मेरी मालूमात हैं, जो कौमी असेंबली की सीट खाली की और सेनेट में जाने का फैसला किया, तो इसके पीछे लगता यही था कि वो चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार हैं। ठीक। अब ये पीपल्स पार्टी की स्वाबदीद है कि वो चेयरमैन सेनेट के ओहदे पे किसको लेके आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये फैसला पीपल्स पार्टी करेगी और हमें बिल्कुल एतमाद है वो लेंगे, इस पे बातचीत और मुशावरत होगी, मगर बुनियादी तौर पे मुझे लगता है कि ये पीपल की तरफ से ही नाम आएगा। अताउल्लाह ताहिर साहब, नाज़रीन, वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक के बाद आपको तफसीली बहस हम करेंगे सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा और साबिक सदर, जो मौजूदा कानूनी मामलात हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमोटो नोटिस एक ले लिया है, बुध को उसकी समाअत होनी है। तफसीली गुफ्तगू करेंगे ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर शहजाद शौकत साहब हमारे साथ मौजूद है। शाह शौकत साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अहम डेवलपमेंट्स आज हुई जुडिशल फ्रंट पर, एक रुकनी कमीशन बना, तसद्दुक जिलानी साहब ने इनकार कर दिया, अब सोमोटो ले लिया गया है। तो क्या ये जो एक प्रेशर डेवलप हुआ उसकी वजह जो 300 बड़े अहम वकला थे उनका खत था, और आप समझते हैं कि कमीशन जो है वो बनना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि आप लोगों की टेक तो बिल्कुल अलग थी? जी सर। देखिए वो लेटर जो है, मैं नहीं समझता कि वो लेटर ही सिर्फ बुनियाद है सोमोटो जो वेंसडे के लिए फिक्स हुआ है सुप्रीम कोर्ट के पास लार्जर बेंच में। असल बात यह है कि जो ख़त लिखा है तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब ने, हमारे साबिक चीफ जस्टिस हैं, उस ख़त की जो मंदरजात हैं उनको अगर गौर से देखें तो बहुत सारी वजूहात समझ में आती हैं कि क्यों सुप्रीम कोर्ट ने अब यह तहैया किया है कि वो 184(3) में इस कार्रवाई को लेके आगे चलेगी। तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब ने उस ख़त में 3 बातें बड़ी अहम उनकी तरफ तवज्जो दिलाई। पहली, उन्होंने ये कहा कि देखिए ये है 6 जज साहिबान पर मुश्तमिल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, ये एड्रेस्ड है टू दी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एंड इनडायरेक्टली टू दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, लिहाजा मुनासिब नहीं है कि इस पर हुकूमत पाकिस्तान एक कमीशन कायम करे। दूसरी बात यह है कि उस ख़त के अंदर तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब का जो ख़त है उसमें लिखा है कि उस ख़त में सिर्फ इंस्टीट्यूशनल गाइडेंस मांगी जा रही है और इसमें किसी किस्म की कोई कार्रवाई का कोई मुतालबा नहीं है, बल्कि वो जज साहिबान सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से ये पूछ रहे हैं कि जहाँ ऐसे हालात आए सामने जहाँ जज साहिबान को प्रेशराइज किया जाए बाय ए, बी और सी, तो ऐसे हालात में उन जज साहिबान के मुताबिक, क्योंकि हमारा कोड ऑफ कंडक्ट खामोश है, तो हम ऐसी सूरत हाल में क्या करें। ये जो वो 6 जज साहिबान का लेटर है उसके अंदर सवाल उठाया गया था और तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब ने ये कहा है कि जनाब जब वो मांग ही इंस्टीट्यूशनल गाइडेंस रहे हैं तो आप कमीशन की इंक्वायरी करवा करके क्या हासिल करेंगे। चुनाचे बावजूद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह फैसला किया है कि अब बुध को उन्होंने लार्जर बेंच में ये केस फिक्स कर दिया है। तो शहजाद शौकत साहब, उन्होंने तसद्दुक जिलानी साहब ने आर्टिकल 209 का अपने खत में जिक्र किया। अब तसद्दुक जिलानी साहब ने जो अपना खत लिखा उसमें सवाल ये पैदा होता है कि वज़ीर आज़म साहब अगर चीफ जस्टिस से मिलते हैं, उनकी रिक्वेस्ट पर मिलते हैं, फिर कमीशन बना दिया जाता है, यानी उस वक्त जो फिर इकदाम लिया गया क्या वो दुरुस्त नहीं था आपके ख्याल में? नहीं, देखिए बात यह है कि वज़ीर आज़म साहब को तो सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट की मुशावरत से ये तय किया गया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सीनियर प्यूनियर जज जो हैं वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान को मिले, और इस वजह से मिले कि एग्जेक्टिव को बहरहाल वज़ीर आज़म पाकिस्तानी ही हेड करते हैं। चुनाचे उनसे मुलाकात की गई और मुलाकात में ये बात सामने आई कि जी एक आप कमीशन बना दें एक अनडिस्प्यूटेड शख्सियत पर मुश्तमिल, और हुकूमत वक्त ने उस हुक्म की तामील करते हुए एक इंतहाई मुनासिब आदमी को उस कमीशन की सरबराही के लिए तैनात किया। और आज का ख़त ही साबित करता है कि जैसे कि मैं पहले कह रहा था कि तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब की शख्सियत ना तो किसी की रोब में आने वाली है ना किसी दबाव में आने वाली है, वो वही करेंगे जो उनका ज़मीर और उनका
जहन जो है उनको बताएगा। चुनाचे उन्होंने आज अपने ख़त में कहा कि मेरी ज़रूरत नहीं है, आप इसको सुनिए और इंस्टीट्यूशनल गाइडेंस दीजिए उन जजेस को। लिहाजा गलती शायद इसमें किसी की भी नहीं है और नेकनियती से सुप्रीम कोर्ट ये समझती थी कि इस मामलात की तहकीक होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान आज भी ये समझती है कि इन मामलात की जो वाक़यात उन जज साहबान ने अपने ख़त में दर्ज किए हैं उनकी बेलाग तहकीकात होनी चाहिए, उसमें जो लोग मुलव्वस हैं उनको कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाना चाहिए और आइंदा इस किस्म के वाक़यात को रोकने के लिए लाहे अमल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान दे। तो शहजाद शौकत साहब, चले अब तो सो मोटो लिया जा चुका है, सुप्रीम कोर्ट बार मुतालबा कर रही है कि तहकीकात की जाएं। अब तहकीकात करेगा कौन? इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटी क्या बनाई जाएगी या इस सो मोटो के नतीजे में कोई कमीशन सामने आ सकता है जिसमें हाजिर सर्विस जजेस भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि अदालत तो शायद खुद तहकीकात नहीं कर सकती और इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भी नहीं है। जी जाहिर है, इसीलिए हम पहले दिन से कह रहे हैं कि कमीशन की तैनाती इन्वेस्टिगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से खुशाइंद कदम था। बहरहाल अब वो नहीं है। अब जैसे आपने कहा, बिल्कुल ठीक फरमाया, अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये 7 रुकनी बेंच फैसला करेगा कि उसने इस मामले की तहकीकात या तो हमारे सिटिंग जजेस से करवानी है या इस पर कोई JIT बनानी है। JIT से पनामा का केस याद आता है, तो वो भी एक प्रेसिडेंट तो है, बहरहाल मौजूद है और ये भी पॉसिबिलिटी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये कहे कि हम ही एविडेंस यहीं पर कोर्ट में रिकॉर्ड करेंगे। अब ये तो उस 7 रुकनी बेंच के ऊपर मुनसर है कि वो इसको कैसे आगे लेके चलेंगे। लेकिन एक बात पर मेरा ख्याल है सारे स्टेक होल्डर्स मुत्तफिक हैं कि इन वाक़यात की बेलाग इंडिपेंडेंट तहकीकात होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने सुप्रीम कोर्ट बार के सदर शहजाद शौकत साहब की गुफ्तगू सुनी। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर और नॉमर सीनियर वकील हैं आबिद जुबैरी साहब हमारे साथ मौजूद है। जुबैरी साहब, बहुत शुक्रिया। एक तो तसद्दुक जिलानी साहब का पहले इकरार, पहले उन्होंने मान लिया कि ठीक है मैं कमीशन की सरबराही करूंगा, उसके बाद इनकार, वजह उसको क्या आपको इसकी वजह समझ आती है? देखिए, मुझे उन्होंने कबूल किया, उनको उसकी वजह उन्हीं को मालूम होगी कि और कोई, लेकिन जो उन्होंने उससे माजरत की उसकी वजूहात उन्होंने ज़रूर लिखी हैं अपने उस खत में जो आपकी नज़र से भी गुजरा है। उसमें उन्होंने कहा ये मामला ऐसा है जो या तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उसका मामला तय होना चाहिए या सुप्रीम कोर्ट में। इसमें इन्होंने वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट यूज़ किया उसके अंदर, उसमें कहा इंस्टीट्यूशनल इशू है कि इंस्टीट्यूशन के लेवल पर यह सॉल्व होना चाहिए, कमीशन इंक्वायरी से ये नहीं होगी बात। और मैं समझता हूँ बिल्कुल उन्होंने तसद्दुक जिलानी साहब ने बिल्कुल सही बात की। उन्हें पहले कबूल नहीं करना चाहिए था, फिर दूसरा जब अब उन्होंने उसमें से उन्होंने माजरत कर ली उसमें करने की, तो बिल्कुल सही। और अब तो वैसे भी सुओ मोटो चीफ जस्टिस साहब ने कि बेंच ने अब ये उठा लिया है इशू, तो अब इसको देखना होगा कि उसमें वो कहाँ तक पहुंचते हैं उसके इस बात के मामले की तय तक के। क्योंकि देखिए सारा मामला है आज़ाद अदलिया का। आज़ाद अदलिया का मतलब ये है कि जी मैं आप या कोई भी पॉलिटिकल आदमी या पॉलिटिकल केसेस, जो भी केसेस कोर्ट के सामने आए, जो जज उसको सुने, वो बगैर किसी खौफ के, तशद्दुद के, किसी दबाव के वो फैसला करे। अगर ये बात नहीं की तो ये हमारा तीसरा पिलर, सबसे इंपॉर्टेंट पिलर जो आपका जो सुतून होता है रियासत का, वो है अदलिया। और अदलिया अगर कॉम्प्रोमाइज्ड है और अदलिया के फैसले इंसाफ पे मबनी है, जो आइन और कानून उन पे लाजिम करता है, तो फिर अल्लाह ही हाफिज है इस मुल्क का। और लेकिन जो बात इन 6 जजों ने, जो बहुत बहादुर जज है, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ, और उन्होंने ये बात जो हम सब जानते थे ये हो रहा है। इलेक्शंस में आपने देखा कि जिस तरह से इलेक्शन हुए और फॉर्म 47 की हुकूमत हम पे मुसल्लत है इस वक्त इस मुल्क में, और पिछले 1.5-2 साल से जो हो रहा है, जो ह्यूमन राइट्स और बुनियादी हुकूक को किस तरह से मस्क किया गया है, वही हुकूमत पहले थी, वही हुकूमत अब बन गई है, वही अपना एजेंडा लेके चल रहे हैं। तो उसमें आप देखिए कि इन जजों का ये कह देना कि जी हम तो इंसाफ, किस तरह से इंसाफ करें, और उनकी अपील है, उन्होंने अपील की अपने चीफ जस्टिस के खिलाफ कि उन्होंने उनकी बातों को नहीं सुना। और अब जमाने में क्वाइट सरप्राइजिंग उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस को भी ये बात बताई मई 2023 में, लेकिन उनकी अजाला उस वक्त भी नहीं हुआ। अगर उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे ये बात उठा दी जाती या चीफ जस्टिस इस्लामाबाद उनकी बात पे सुन लेते, तो हो सकता है हमारी सिचुएशन में ना हो। देखिए हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन जो होता है उस पर जिम्मेदारी होती है कि वो अपने मातहत जजों को, देखिए चीफ जस्टिस फर्स्ट अमंग इक्वल्स। मुझे जुबैरी साहब एक सवाल है, ठीक है
ठीक है। एक सवाल है, एक तो ये कि जो 6 जज साहिबान ने इल्जामात लगाए वो फिलहाल तो इल्जामात हैं, जब तक उनकी तहकीकात होंगी, बड़े सीरियस इल्जामात हैं लेकिन तहकीकात होंगी वो साबित होंगे। अब जो 2016, 17, 18 का जो एपिसोड था जिसमें शौकत अजीज सिद्दीकी साहब वाला भी हमने एपिसोड देखा, अब देखें अगर इस वक्त जो ज्यादती हुई उसको तो किसी सूरत जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन उस वक्त जो हुआ और उस पर ख्वाजा आसिफ साहब की एक ट्वीट है कि वो ये कह रहे हैं हमारे मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के ज़मीर उस वक्त भी जागने चाहिए थे जब मुक़्तदर असहाब के प्रोग्राम के मुताबिक नवाज शरीफ को इक़्तिदार से अलहदा किया गया, मर्जी का तोहफा कौम को अता किया गया, सुप्रीम कोर्ट को कैंगरू कोर्ट बनाया गया, नवाज शरीफ के आईनी और कानूनी हुकूक और इक़्तिदार छीन लिया गया और इसी वारदात की तकमील के लिए शौकत अजीज सिद्दीकी को भी बलि चढ़ाया गया। ये सिलेक्टिव सेंस ऑफ जस्टिस और इक्विटी क्या नहीं है? सियासतदान तो अब जो वो ये कह रहे हैं कि जब सियासतदानों की रजाकाराना सहूलतकारी की जाए जुडिशरी की तरफ से तो फिर रियासत लावारिस हो जाती है। तो जो उनके साथ हुआ था वो भी गलत था, आप एग्री करेंगे? देखिए, पहली बात है फॉर्म 47 से जीते हुए आदमी की विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट मैं उनकी कोई बात का इतना वजन नहीं देता उनको। पहले तो अपना इलेक्शन ही देख लें, उन्होंने किस तरह से आज वो MNA बने बैठे और ये बातें कर रहे हैं। अगर आप शुरू करें तो पहले से शुरू करें। जिस तरह नवाज शरीफ साहब की हुकूमत जस्टिस नसीम हसन शाह ने रिस्टोर की इन द 90s, एक जज ने कहा कि वो पंजाब के चीफ प्राइम मिनिस्टर को रिस्टोर करते हैं, सिंध के प्राइम मिनिस्टर को नहीं करते। ये आप जजमेंट मौजूद है, क्योंकि जब शहीद बेनजीर भुट्टो की हुकूमत को नहीं रिस्टोर किया जाता नवाज शरीफ, तो ये बेनिफिशरी रहे। फिर हुदैबिया का केस देख लें, फिर ये इतने अरसे के बाद बाहर रहने के बाद आए, इनके केसों को उठाया गया और जजों ने उनको 8 साल की लिमिटेशन को सेट असाइड करके इनको रिलीफ दी। हर केस में इनको रिलीफ मिली है। मैं आपको क्या बताऊं, फिर वो टेप्स का भी इंसिडेंट था, आपको पता है, जब जिस तरह से सजा दिलवाई गई, वो टेप्स हैं। शहबाज शरीफ जो इस वक्त वजीर आजम है, वो क्या कह रहे हैं उन वक्त के जजों को कि किस तरह से आसिफ जरदारी साहब और बेनजीर भुट्टो शहीद को आप सजा दें। तो ये और उस पे 2 जजेस ने बाद में रिजाइन किया जब सुप्रीम कोर्ट ने मैटर उठाया। देखिए, अगर बात करेंगे तो फिर बहुत आगे तक जाएगी। जागे हुए तो जमीर उस वक्त से आप लोगों ने खुद क्या किया है, आप लोग एग्जेक्टिव हैं, आप लोग ने कोर्टों से अपने फैसले कराए, तो उस वक्त तो आप बड़े खुश थे कि आपको तैयारा केस और ये सारे केसों में और हर तरह की आपको रिलीफ मिल रही थी। हाँ, लेकिन जो गलत हुआ वो गलत है। इनके साथ ये जो इनको जिस तरह से इनको हटाया गया, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को ये हटाने का कोई तरीका नहीं था, मैं समझता हूं। और अगर उनको हटाया तो बिल्कुल गलत हुआ, लेकिन 2 wrongs don't make a right। इनके ऊपर ख्वाजा आसिफ को ये बात मुनासिब नहीं होती कि वो ये बात करें, क्योंकि देखिए शौकत सिद्दीकी साहब के साथ बिल्कुल ज्यादती हुई। ASI ने उन्होंने नाम लिखे कि जिन लोगों ने उन्हें अप्रोच किया, और आप कह रहे हैं इसको साबित कर दे। जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ने एक बात, हाई कोर्ट के जजेस ने बात की है। मैं कहता हूं कि उसके ऊपर इंक्वायरी उनके खिलाफ होनी चाहिए, दूसरे इनके ऊपर कोई बर्डन नहीं है साबित करने का इन जजों के ऊपर। उन्होंने कहा हमारे साथ ये रसीद, कोई आदमी रसीद छोड़ के जाता है। दूसरी बात है, ठीक है जुबैरी साहब ये बताइएगा, शौकत सिद्दीकी के साथ क्या, जस्टिस शौकत सिद्दीकी के साथ ये हुआ जो इन जजों के साथ हुआ है? उनके रिश्तेदारों को इस तरह तशद्दुद का निशाना बनाया गया या उनको इस तरह से किया गया? देखे ना, जरा सा फर्क भी है। लेकिन जस्टिस शौकत सिद्दीकी के केस में जुबैरी साहब देखिए, जिस तरह मैंने कहा देखें, ठीक है, जिस तरह मैंने कहा, तो अभी तो ऑब्वियसली ये इनकी एलिगेशंस हैं और सो मोटिव केस में जो भी डिसाइड होगा, अभी सब जुडिस भी है और तहकीकात बिल्कुल खुली होनी चाहिए, वाजे होने चाहिए। मुझे ये बताइएगा कि अब चूंकि देखिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल हो या सुप्रीम कोर्ट हो, इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटी तो है नहीं, खुद तो इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगी। क्या इसमें अब JIT बनेगी, कोई कमीशन बनेगा, JIT बनेगा इसी सो मोटिव के तहत? ये अब देखना पड़ेगा क्या उसमें किस तरह से प्रोसीडिंग्स होती हैं। थोड़ा सा इंतजार करना होगा मैं परसों का कि देखें चीफ जस्टिस क्या कहते हैं, किन किन को नोटिस करते हैं। देखिए, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास तो इख्तियार है, उसमें तो आपने देखा अभी जजों के केसों की एविडेंस भी ली जाती है, क्रॉस एग्जामिनेशन भी होता है और फिर वो अपनी ओपिनियन देते हैं, तो उसके अंदर तो पूरा प्रोसेस होता है। यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट के पास कोई लोग, मैंने कई चैनल्स पे था, लोग कह रहे थे, मुझसे इख्तिलाफ कर रहे थे कि जी इनके पास कोई इंक्वायरी की पावर नहीं होती। इट इज इंक्विजिटोरियल पावर जो 184(3) में एक्सरसाइज होती है। अब ये उनके ऊपर है कि वो कमीशन बनाते हैं, अपने डेलीगेट करते हैं कि जी हमारे अपने करो, ये क्या करते हैं या खुद करते हैं।
देखिए कोई कदगन तो नहीं है सुप्रीम कोर्ट में कि वो आज शहादतें बुलाए और खुद उसके एग्जामिन कर ले कोर्ट में, क्योंकि इन्वेस्टिगेट क्या करेंगे अब पॉइंट इज दैट कि क्या अब ये वही एजेंसीज जो एग्जेक्टिव के मातहत हैं वो इन्वेस्टिगेट करेंगी और रिपोर्ट्स देंगी कि जी हाँ हमारे एग्जेक्टिव ने ये बातें की, हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ये बात की। ये बड़ा डेलिकेट मामला है, इसमें सुप्रीम कोर्ट को बहुत बड़ा रोल प्ले करना है और अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इसको कैसे आगे ले सकती है। हो सकता है वो जो फैसला करेंगे नेचुरली वो हम पे बाइंडिंग है, मुझ पे आप पे सर। ठीक है, आबिद जुबैरी साहब मच जॉइनिंग अस। साज़ीन, आपने सुप्रीम कोर्ट बार के मौजूदा सदर शहजाद शौकत साहब को भी सुना। वक्त भी चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपसे दोबारा मुलाकात। वेलकम बैक राजी। तुर्की में 2 दहाइयों से बरसर इक़्तिदार सदर रजब तैयब एर्दोगान की जो पार्टी है उन्हें बल्दियाती इंतखाबात में बड़ा धचका लगा है। दारुल हुकूमत अंकारा और इस्तांबुल समेत अंतालिया वगैरह और मुल्क के 15 शहरों में मेयर की नशिस्तों पर हिज़्ब इख्तिलाफ रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों ने 70 साल बाद तारीखी कामयाबी हासिल की है। रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी ने अंकारा के अलावा मुल्क के बड़े शहरों में मेयर की 9 दीगर नशिस्तें भी हासिल की हैं और तजज़ियाकारों का यह कहना है कि मुल्क में जो इन्फ्लेशन है, बढ़ती हुई महंगाई, उसकी वजह से भी सदर एर्दोगान और उनकी जो AK पार्टी है AKP, उनकी कारकर्दगी इस्तांबुल में एग्जिट पोल्स की पेशगोई से भी बदतर रही। 2019 में भी रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार थे इकराम इमाम ओगलू, उन्होंने इस्तांबुल में 2 दहाइयों से बरसर इक़्तिदार एर्दोगान की जो जमात है उसके उम्मीदवार को शिकस्त दी थी। अब बल्दियाती इंतखाबात में खराब कारकर्दगी और हिज़्ब इख्तिलाफ की कामयाबी पर अपने बयान में तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने यह कहा है कि 31 मार्च हमारे लिए इख्तिताम नहीं बल्कि टर्निंग पॉइंट है। मई के सदारती इंतखाबात में जीत के 9 माह बाद हम मतलूबा नताइज हासिल नहीं कर सके। उन्होंने ये कहा कि तुर्क अवाम ने वोट के ज़रिए सियासतदानों को अपना पैगाम पहुंचा दिया है। नताइज का पार्टी में जायज़ा लेंगे और अपना एहतिसाब करें। आपको बताते चलें कि तैयब एर्दोगान जो हैं वो तुर्की के पहले वज़ीर-ए-आज़म थे और उसके बाद 2024 से मुल्क की सदारत संभाले हुए हैं। 2016 की नाकाम बगावत के बाद उन्होंने अपने इख्तियारात में इजाफा भी कर लिया था। खित्ते में तब्दील होती सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें से ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, TRT उर्दू के हेड भी हैं, फुरकान हमीद साहब। बहुत शुक्रिया फुरकान हमीद साहब। एक तो एग्जिट पोल में तो ये नज़र आ रहा था कि इस्तांबुल में जो तैयब एर्दोगान साहब की पार्टी के मेयर है उन्हें शिकस्त हो जाएगी, लेकिन जिस तरीके से मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों में उनके मेयर के उम्मीदवारों को शिकस्त हुई है, क्या इसकी तवक्को की जा रही थी? हाँ, ऐसी तो इसलिए की जा रही कि मुल्क के जो माशी हालात हैं वो काफी 2-3 साल से बड़े खराब चले आ रहे थे। अवाम ने इसका रद्द अमल दिया है। खास तौर पर आपने देखा होगा कि जो रिटायर्ड मुलाजमीन है उनकी जो तनख्वाहें जो है वो ना होने के बराबर रह चुकी है। तुर्की में पहली दफा ऐसा हुआ कि रिटायर्ड मुलाजमीन के जो जितने भी फैमिलीज हैं उन लोगों ने एज ए रिएक्शन के तौर पर सदर रजब तैयब एर्दोगान को ये वार्निंग दी थी कि हमारी तनख्वाहें जो है वो बिल्कुल जो है ना होने के बराबर है, किसी किस्म का उसका कोई फायदा नहीं है। कभी इससे पहले कभी तुर्की में ऐसा नहीं हुआ कि रिटायर्ड मुलाजमी की तनख्वाह जो है वो बिल्कुल खत्म होकर रह जाए। उनसे कुछ 10,000 टर्किश लीरा यानी तकरीबन $300 के करीब बनते हैं। वो $300 में यहाँ तुर्की में आप कुछ भी नहीं ले सकते। जबकि आपको कोई घर लेना हो, किराए पे लेना हो, वो भी आपको $20,000 के 20,000 टर्किश लीरे यानी $600 के करीब मिलता है। और जबकि मुलाजमी की तनख्वाह भी जो है वो $600 के करीब है, जिसकी वजह से जो ये रिएक्शन आया है। और यही वजह है कि इस दफा बल्दियाती इंतखाबात के मौके पर उन्होंने रिएक्शन दे दिया है। बड़े शहर जो है आपने देखा होगा कि इस्तांबुल, अंकारा, अंतालिया, अदाना, मर्सिन, तकरीबन जो सबसे बड़े शहर हैं वो सब के सब, इजमीर जो है वो सब के सब JHP के। और JHP ने आपने देखा होगा कि 70 ईयर्स के बाद पहली दफा हुआ कि तकरीबन इन्होंने 40% के करीब 38 पॉइंट समथिंग है इतने वोट हासिल किए। कभी आज तक इन्होंने 25 का जो अबूर था, जो हद थी, वो कभी भी पार नहीं कर सके थे। और मजे की बात यह है कि ये पहली दफा सिर्फ तनहा इन्होंने ये वोट हासिल किए हैं। जबकि सदारती इंतखाबात में देखा होगा कि इन्होंने एक जो है वो इत्तेहाद बनाया था मिल्लत इत्तेहाद के नाम से, लेकिन इस दफा इत्तेहाद कोई नहीं है। अलबत्ता सदर रजब तैयब। अच्छा फुरकान हमीद साहब, इसका इम्पैक्ट जो है तुर्की की सियासत पर आप क्या देख रहे हैं? तैयब एर्दोगान साहब अभी तो सदर हैं, लेकिन ऑब्वियसली उन्हें सियासी तौर पर एक बड़ा धचका भी लगा है। तो क्या आगे जाकर उनके लिए सियासी मुश्किलात और उनको जिस तरह से वो रूल कर रहे हैं उसमें भी ऑब्स्टिकल्स होंगी?
बिल्कुल से एक्चुअली अब ये खतरे की घंटियां बज चुकी हैं। अब सदर रजब तायिप एर्दोगान को उन्होंने पहले ही कहा था कि ये मेरा सियासी जिंदगी का आखिरी दौर है, इसके बाद मैं इलेक्शन में हिस्सा नहीं लूंगा। लेकिन लोग फिर भी कह रहे थे, पार्टी की तरफ से यही कहा जा रहा था कि सदर रजब तायिप एर्दोगान अगर इस्तांबुल के और अंकारा के और मर्सीन और अंतालिया के इंतखाबात जीत गए तो ये आइन में तरमीम करवा के एक दफा फिर जो है इलेक्शन कबर वक्त इलेक्शन भी करवा सकते हैं और आइन में तरमीम करवा के चौथी दफा फिर प्रेसिडेंट जो है वो हो सकते हैं। लेकिन हालात अब ऐसे हो गए हैं कि अब इनको ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं देता, इसी वजह से लोगों ने रिएक्शन दिया है। और आपको ये बता दूं कि ये सब कुछ जो है ये इनके जो उस्ताद थे नजमुद्दीन अरबकान के बेटे ने इनकी, जिसे कह सकते हैं कि पार्टी पे डेंट, उन्होंने सबसे बड़ा डेंट डाला है। जिस तरह इन्होंने नजमुद्दीन अरबकान की पार्टी पे डेंट डाला था, अब वो इंतकाम जो है नजमुद्दीन अरबकान के बेटे फाती अरबकान ने इनसे रजब तायिप एर्दोगान से ले लिया। जी अच्छा, इसमें फुरकान हमीद साहब दूसरे बताएगा कि देखिए तकरीबन 10 माह पहले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे, उसमें तैयब एर्दोगान जीत गए थे, लेकिन उसके बाद उनका मुल्क भर में उनकी पार्टी का ये जो लोकल बॉडीज के इलेक्शंस हैं, मेयरल इलेक्शंस हैं, उसमें हारना, क्या ये कहा जाए कि तुर्क अवाम की अक्सरियत जो है वो शायद अब उन्हें जिस तरह 10 महीने पहले पसंद करती थी अब नहीं पसंद करती, या लोकल इलेक्शंस के डायनामिक्स मुख्तलिफ होते हैं और कल अगर फिर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में तैयब एर्दोगान खड़े होते हैं तो शायद वो फिर जीत जाए? नहीं, एक्चुअली देखा जाए तुर्की में होता यह है कि बलदियाती इंतखाबात एक बेस की हैसियत रखते हैं। पाकिस्तान में बलदियाती इंतखाबात की कोई अहमियत नहीं है, लेकिन तुर्की में भी बड़ी अहमियत के हामिल। आपने देखा होगा रजब तायिप एर्दोगान भी जब सियासत में आए थे तो इन्होंने अपना पहला कदम जो है वो एज ए मेयर के तौर पर इस्तांबुल के मेयर मुंतखब हुए थे, और मेयर के बाद वज़ीर आज़म बने थे, फिर सदर बने थे। तुर्की में बलदियाती इंतखाबात बड़ी है, यानी अगर ऊपर आना हो तो बलदियाती इंतखाबात एक तरह जो है वो बेस की हैसियत रखते हैं, और आइंदा के लिए राह जो है वो इसी से खुलती है। और आपको ये मैं बता दूं कि आइंदा के लिए जो इमाम अकरम इमाम ओलू है उनके लिए सदर के दरवाजे खुल गए हैं, और आइंदा जो है वो सदर रजब तायिप एर्दोगान के मुकाबले जो है यही होंगे। जी फुरकान हमीद साहब साथ में ये भी बताएगा कि इसके जो खित्ते की जो सियासत है, खुसूसन मिड ईस्ट में जो कुछ हो रहा है उस पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है, और तुर्की का जो इंटरनेशनल एक किरदार है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में वो कैसे इम्पैक्ट होगा इससे? हाँ, अभी देखा जाता है रजब तायिप एर्दोगान एक आर्मी लीडर की तरह जो है वो छाए हुए थे। रशिया के साथ इनके बड़े करीबी ताल्लुकात है, बाइडेन के साथ बड़े करीबी ताल्लुकात है। आपने देखा होगा रशिया के साथ इन्होंने S-400 मिसाइल भी, हालांकि अमेरिका का सख्त दबाव था कि नेटो का कोई भी रुकन आज तक जो है S-400 नहीं ले सका, लेकिन रजब तायिप एर्दोगान वही लीडर थे जिन्होंने नेटो का रुकन होने के बावजूद जो है वो S-400 जो है रशिया से ले लिए। इनके यूक्रेन के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात है, यूक्रेन के जो ड्रोन्स वगैरह है वो तुर्की की तरफ से जाते रहे हैं। रशिया के साथ भी इनके ताल्लुकात हैं और यूक्रेन के साथ भी ताल्लुकात है, दुनिया के तमाम। और आपने मिडिल ईस्ट के ताल्लुक देखा होगा, सऊदी अरब हो गया, UAE हो गया, कतर हो गया, सब ममालिक के साथ, पाकिस्तान के साथ, यानी दुनिया में एक अपना नाम इन्होंने पैदा किया हुआ था। डेफिनेटली अब भी ये नाम जो है इस पर भी एक, जिसे कह सकते हैं, इस पर भी डेंट लाजमी तौर पर पड़ेगा। अब उनकी वो वैल्यू नहीं रहेगी जो इससे पहले इंतखाबात से पहले है। हाँ, अगर ये हालात बेहतर कर सकते हैं तो हो सकता है कुछ बेहतरी हो जाए। जी फुरकान हमीद साहब बहुत बहुत सिंबल से नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाज़ेब। इजाजत दीजिए, खुदा।